अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं न्यूज आवर। रमजान में लगता है कि सियासत ने भी चुप का रोजा रख लिया है या फिर वैसे ही रोजों पर चली गई है, क्योंकि सियासी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी में एक हमें खामोशी सी जो हलचल मची हुई थी उसमें कुछ कमी नजर आ रही है। लेकिन क्या इस खामोशी के नीचे कुछ तूफान छुपा हुआ है? क्या रमजान के बाद सिचुएशन मजीद बिगड़ेगी या मजीद संभल जाएगी? ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब चल रहा है, इसके खात्मे के बाद क्या कोई सियासी ऑपरेशन शुरू होगा? और आइंदा का मंजरनामा आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में क्या बनने जा रहा है? नवाज हुकूमत कितने महीनों तक, कितने सालों तक, या अगर कम कर दें तो कितने दिनों तक टिकी रहेगी? गवर्नमेंट का मुस्तकबिल क्या होगा? इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? इसी पे आज न्यूज़ आवर का स्पेशल प्रोग्राम करेंगे हम, और इसके लिए लेकर चलूंगी आपको लाल हवेली के मकीन की तरफ और उनसे पूछेंगे कि सियासी गुलाम गर्दिशों में क्या सरगोशियां या क्या साजिशें हो रही हैं। फर्जंद रावलपिंडी, फर्जंद पाकिस्तान शेख रशीद अहमद के साथ आज हमारा एक्सक्लूसिव है। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और आपको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी, आप सारी कौम को, सारी उम्मत मुसलमान को रमज़ान मुबारक। अच्छा शेख साहब, एक इनकलाब की हम बड़ी बातें सुन रहे थे, उस इनकलाब ने भी क्या कोई चुप का रोजा रख लिया है? आप ये तो नहीं कह सकते चुप का रोज़ा रख लिया, वो यहीं हैं और वो आए हैं इस इनकलाब के लिए ही, और कितना देर लगते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि मैं इस पर कल या परसों किसी वक्त उनसे मिलूंगा। कल मैं इमरान खान से भी मिलूंगा, उसके बाद इस पोजीशन में होऊंगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक डेट डिक्लेयर कर दी जिसके लिए ताहिरुल कादरी साहब का ख्याल है कि उनसे रब्ता होना ज़रूरी था, और इस मसले पर क्या पेशकदमी होती है ये मैं कल इमरान खान साहब से और परसों फिर ताहिरुल कादरी साहब से मिलने के बाद आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता सकूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 14 अगस्त की जो मिलियन मार्च है, ये मिलियन मार्च एक तारीखी मार्च होगा और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला कुन होगा। वरना लोग तो जलसा जलसा जुलूस सुन सुन के और देख देख के तंग आ चुके हैं, और मैं तो रमज़ान में आपने शेख साहब ये डेट 14 अगस्त की ही रहेगी या बदल सकती है? देखें जी, डेट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तैयारी की बात है, 14 अगस्त ही है। मुमकिन मेरी अभी तक तो इतला यही है, कल मैं आपको खान साहब से मिलने के बाद बता सकता हूँ कि रात को जो मैंने उनको सुना है वो तो यही कह रहे थे कि 14 अगस्त ही फाइनल है, और मेरा ख्याल है 14 अगस्त ही फाइनल होगी। अच्छा, ये लॉन्ग मार्च का मशवरा आपका था या इमरान खान साहब का अपना ही फैसला था? उनका अपना फैसला था जी। अच्छा, और आप भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करेंगे। तारीख के बारे में आप कह रहे हैं कि बदल भी सकती है या शायद यही रह जाएगी 14 अगस्त की सियासी तारीख? नहीं, मैंने नहीं कहा बदल सकती है, मैंने नहीं कहा, बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, और मेरी ख्वाहिश है। मैंने तो आपको सुना इतना जोर दे के, तो मैं समझा शायद आपके पास कोई खबर होगी, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कल किसी लम्हे मेरी इनसे मुलाकात होगी। 14 अगस्त ही रहनी चाहिए। अब वो भरपूर तरीके से इसकी कंपेन कर रहे हैं, इस मिलियन मार्च की, और अवामी मुस्लिम लीग उनका भरपूर साथ देगी। अच्छा, 14 अगस्त की तारीख के बाद क्या सियासी तारीख बदलेगी शेख साहब? बदलनी चाहिए, और फिर तो मेरा मतलब है, मैंने एक बात उनसे की है और वो मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि देखें, इस्तीफे जो है एक पीक पे एक स्ट्रेटजिकली टाइम होता है, एकदम इस्तीफ़ों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये मैंने उनसे कहा है कि अगर इमरान खान इस्तीफ़ा सबमिट करेगा तो शेख रशीद उनके साथ इस्तीफ़ा सबमिट करेगा। लेकिन अभी मैं इस्तीफ़ों का हामी नहीं हूँ। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस्तीफ़े बड़े स्टडी के बाद और बड़े पीक हालात के बाद देने की बात होती है, और लेकिन ये एक सियासत का सियासी एक अमल भी है, और जब समझा जाए कि उनकी बात नहीं सुन रही और ऐसी गूंगी बहरी असम्बलियाँ जिनमें अगर जो धांधली से पैदा हुई हैं, जिनमें बोगस डब्बे और बोगस वोटें और जाली वोटें हैं, फिर उसमें वाकई बैठने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन शेख साहब, इसी असेंबली में आने के लिए आपने कितनी भाग दौड़ की, कितनी तगोदो की आपने? बहुत की, लेकिन अब आप बताएं ना, अंदर से निकल कुछ नहीं रहा। अब देखें ना, मैंने तो इतनी की कि फिनांस बिल पर अकेला शेख रशीद बोल रहा था। अभी देखें मैंने जो बात की है वहाँ तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के बिल पे, और मैंने कहा ये बिलों शिलों से तो कुछ नहीं बनता ना, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। एक बिल मैंने खुद पास किया था किसी ज़माने में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, मैं उसी केस में 8 साल कैद हो गया।
एक अवारा कलाशनकॉफ माल खाने से निकली और मेरे सोफे नीचे आ गई और सोफे से जाके पुलिस ने बरामद की। 8 साल मुझे कैद होगी, जो मैंने भावलपुर जेल में 3 साल तारीखी गुजारे। 3 साल का मतलब यह है कि मैंने 5 साल कैद काट दी। और ये कानून, और एक 15 ग्रेड का आदमी गोली चला सकता हो, तो फिर मैंने कहा ये गोली आपको लगेगी। ये गोली से अगर आपने सबक नहीं सीखा, मॉडल टाउन में जो गोलियां आपने चलाई हैं, 100 बंदों को आपने मारा है। जालिमों की किसी तारीख में भी मेरा ख्याल है इतनी बड़ी शिद्दत की, इतनी बड़ी तबाही पाकिस्तान की तारीख में मैंने कभी, इवन वो ANP के जलसे में जो भुट्टो की ASF ने फायरिंग की, उसमें भी इतना बड़ा जुल्म नहीं था। मैं उस वक्त भी मौजूद था, जलसागाह में मौजूद था और बड़ी मुश्किल से बचा। लेकिन शेख साहब, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल के बारे में कहा जाता है कि फौज भी, सिक्योरिटी फोर्सेस इसकी खामोश हिमायत करती हैं। वो चाहती हैं कि ये कानून आए ताकि दहशतगर्दी का वो खात्मा कर सकें। तो अगर आप इसकी बतौर एहतजाज हिमायत करते हैं और PTI निकल गई है आज कौमी असेंबली में से, तो क्या ये कोई खलीज पैदा हो रही है? कोई खलीज पैदा नहीं हो रही जी। फौज को इन बिलों शिलों की, ऐसे ये कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि फौज को, बाबा फौज को कानून की क्या है ऐसी जरूरत है कि आगे देखें। आपने उनके 2 केसेस में उनके जर्नैल को ट्रायल कर रहे हैं। कानून की जरूरत नहीं है शेख साहब। देखें, गुजारिश ये है कि कानून की तो जरूरत है, पर इतना कानून भी नहीं वो खेलते। देखें, एक दहशतगर्द का एक मिलिट्री कॉलेज है जी, डिफेंस का, एयर डिफेंस का, सिक्योरिटी का, तोपखाने का, टैंक का। सुसाइड का क्या, कौन सा डिफेंस कॉलेज है जी, कौन सा प्रोटेक्शन कॉलेज है सुसाइड का? और अगर IDPs को आपने इसी तरह खराब किया, इसी तरह ख्याल रखा, तो आप देखेंगे इन IDP में से बहुत सारे दहशतगर्द निकल आएंगे। देखें, आप जिस सिलसिला को करने जा रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं 2 महीने तक रखें, क्या आपका ख्याल है फौजी किसी को 2 साल तक भी रखना चाहें तो नहीं रख सकते? रख सकते हैं, किसी को गलतफहमी नहीं होनी। और एक बात और मैंने आज कही है, एक बात और मैंने कही है कि देयर इज ऑलवेज फेस बिहाइंड ए केस। जज जो होते हैं वो बाहर देख रहे होते हैं, फाइल पे नजर होती है, कान उनके बाहर होते हैं। मैंने कहा वजीर आजम साहब, एक ऐसा ही वक्त था कि आपका कमजोर केस था, लेकिन आपकी हुकूमत बहाल हो गई, और वही आदमी बड़ा जबरदस्त, क्या नाम था उनका, वजीर कानून अनवर मेरा ख्याल है जी, उन्होंने बड़ा जबरदस्त केस लड़ा, लेकिन उसकी कोई रसाई नहीं हुई, क्योंकि वक्त नहीं था। वो वक्त नहीं था, ये वक्त है इस वक्त। देखें, शमाली वजीरिस्तान पर जो कुछ हुआ है, ये वही लोग हैं, ये वही मुजाहिदीन हैं, ये वही लोग हैं जो रशिया के खिलाफ ट्रेंड बाय दी अमेरिकन। और जब वो अमेरिकन उनको बेआबरू छोड़ गए, और अब जब अफगानिस्तान में मैंने आज असम्बली में कहा कि अगर अशरफ गनी आ रहा है तो फिर तो फड्डा ही पड़ रहा है, फिर तो अब्दुल्ला नहीं मानेगा, और उसका वजीर इलेक्शन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे गया। तो फिर अगर जब तक अमेरिका की फौजें हैं अफगानिस्तान में मौजूद हैं, आप शमाली वजीरिस्तान में किस तरह अमन ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते। अच्छा, लेकिन आपने जो सारा एक, ठीक है शेख साहब, आपने जो एक पूरी हिस्ट्री को छोटे से कूजे में बंद कर दिया, लेकिन इन लोगों को फिर पाला भी तो हमने ना, शिमाली वजीरिस्तान में, या चाहे अफगानिस्तान में, जहां पर भी हो। देखें, रमज़ान का दिन है, रोज़ा भी लग रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उलमा खिलाफ हो जाएंगे। एक मुझे उलमा का मैं एहतराम करने वाला हूँ, डर लगता है। ये दरस निज़ामी का सिलेबस कम किया गया अफ़गान वार में। मैं अपने शहरों, कोई बड़े मुदर्रस मेरे साथ मुखालिफ ना हो जाएं कि अफ़गानिस्तान की वार है, इसमें से कोर्स को शार्ट किया गया, 8 साल का कोर्स कुछ 5.5-6 का कर दिया गया, या 4.5-5 का कर दिया गया, ताकि ये लोग दरस निज़ामी से फारिग हों और अफ़गान जहाद में जाएं। और अफगान जिन कैंपों में, जिन उसामा के, हमेशा हम लोग अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते रहे ना। अब अगर मियां साहब उस पॉलिसी को चेंज करना चाहते हैं तो आपको उस पर भी एतराज है शेख साहब? कोई एतराज नहीं है। क्या चेंज करना चाह रहे हैं मियां साहब? मुझे बताएं कि वो अब्दुल्ला के साथ हैं या अशरफ गनी के साथ? देखें, या देखें, दो ही बातें हैं अफगानिस्तान के मामलात में। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आगे पाकिस्तान ने कभी मुदाखलत की नहीं की अफगानिस्तान में। लोग पैसा शैसा देते हैं वहाँ इलेक्शन में, अब भी दिया होगा यकीनन देने वालों ने। अब भी यहाँ बड़े मुखैर हजरात हैं जो पैसा आने पे देते हैं। नवाज शरीफ साहब को स्ट्रेटजिकली डेप्थ का ना पता है, ना उनको पता है कब कहाँ किसकी सपोर्ट करनी है। ये उनसे बड़ा काम है, वो सुनी सुनाई बातों पे काम करने वाले हैं। यही मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में तो ये मुखैर हजरात, आपने कहा शेख साहब, आपने कहा अफगानिस्तान में तो मुखैर हजरात पैसा दे रहे हैं, सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में ये मुखैर हजरात
कितना पैसा देते हैं तहरीकों के लिए, इलेक्शंस के लिए, मिड टर्म इलेक्शंस के लिए, चेंज के लिए। शेख साहब से ये सब बातें हम पूछेंगे एक ब्रेक के बाद न्यूज़ आवर के साथ। वेलकम बैक टू न्यूज़ आवर। आज का स्पेशल एपिसोड है शेख रशीद अहमद के साथ। शेख साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मुखैर हजरात की। ये बताएं कि पाकिस्तान में ट्रेन मार्च के लिए, इनकलाब के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए कितने मुखैर हजरात मदद कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो ट्रेन मार्च मुलतवी इसलिए की, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, और दहशत गर्दी का जो लेटर दिया है इन्होंने, अगर मर जाते कुछ लोग तो फिर लोग कहते आगे ही मेरे 5 शहीद हुए हैं ज़िमनी इलेक्शन में, और इन्होंने तो इस तरह बताया कि इसका होना ही होना है इस पर हमला। और मैं आज सोचता हूँ कि यार जान पे खेल जाना चाहिए था, इतनी बातें जो हम सुन रहे हैं। लेकिन फिर सोचता हूँ जिन गरीबों के घर उजड़ जाने थे, मेरी तो औलाद नहीं है जी, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, मरता तो मैं ही मरता ना। इससे मैं तो आगे ही खुद कुछ सियासतदान हूँ, मैं तो अपनी सियासत जान हथेली पे रख के करने वाला पहले ही वर्कर हूँ। सो ऐसे आलम में अगर और गरीब 5-10 शहीद हो जाते तो मेरे लिए तो जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन इलेक्शन में लोग देते हैं, और ज़्यादातर माल लोग नवाज शरीफ साहब को देते हैं। ये सारे बिजनेसमैन भी और पड़ोसी मुल्क भी। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड जो है वो फंडिंग के बारे में नवाज शरीफ साहब का। बाकी पार्टियों को भी लोग फंड देते हैं। अच्छा, ये नजर करम सिर्फ नवाज शरीफ साहब पे क्यों, ये इमरान खान साहब पे क्यों नहीं है, या कादरी साहब पे क्यों नहीं है? देखें, इमरान खान साहब की तो अपनी फंडिंग है। आप देखें ना, फिर सारा टाइम मेरे से इमरान खान और ताहिरुल कादरी साहब का ले लेंगे। ऑफ कोर्स दोनों बढ़िया फाइनेंशियल साउंड पार्टियां ले रहे हैं तमाम सिचुएशन पे, उनके तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन पे आपसे तज्जिया ले रहे हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि उनकी पार्टी में, दोनों हजरात की पार्टी में शमशमा और बड़ा दबदबा और बड़ा जज्बा होता है, और बड़े झंडे और बड़े जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहाँ से लाते हैं? यकीनन वो फंडिंग करते होंगे, चंदा लेते होंगे, ये बात उनसे पूछे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन दोनों हजरात, अवामी मुस्लिम लीग के पास पैसे नहीं है जी कि ये 80 रुपये का झंडा भी खरीदने के। सो हम कोशिश करते हैं एक दफ़ा के झंडे दूसरे दफ़ा इस्तेमाल करें, और बाद में हम इकट्ठे कर रहे होते हैं जलसे के बाद कि यार ये जलसा झंडा घर लेकर ना जाना। लेकिन इन दो पार्टियों की सूरत हाल ये नहीं है। ये बड़े साहिब हैसियत लोग इनके फिनांसर हैं, और मेरा ख्याल है ये सवाल उनसे पूछे कि इनका बजट का क्या मसला है, मुझे नहीं पता। ठीक है, नहीं, आपसे सवाल जवाब मैं एनालिसिस के तौर पे कर रही हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह पेश गोइयाँ करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का। ये बताएं कि लॉन्ग मार्च क्या वाकई होगा, मुलतवी तो नहीं हो जाएगा? इस लॉन्ग मार्च के पीछे है कौन, जरा ये खबर तो दे दें। देखें, लोग बातें कर रहे हैं, इस लॉन्ग मार्च के पीछे नवाज शरीफ की नफरत है, मसाइल है, लोड शेडिंग है। अगर अब ये सियासी पार्टियां, इमरान खान और ताहिरुल कादरी इसको कैश नहीं कर सकते ना, तो फिर बैठ जाएं पीपल की छांव नीचे। लोग तंग है, लोग इनसे निजात हासिल करना चाहते हैं, और एक ऐसा इलेक्शन जिसमें अब कोई शक नहीं वो धांधली का इलेक्शन है। ऐसी असम्बली में बैठना और इसको चैलेंज ना करना, मैं समझता हूँ ये सियासी तौर पर बददियानती है। लेकिन शेख साहब, कादरी साहब कहते हैं कि हुकूमत का खात्मा उनका मकसद नहीं है, तो आप लोगों का मकसद क्या है? हुकूमत का धड़न तख्ता? मेरा तो है जी, कादरी साहब का नहीं है तो मुझे नहीं पता। मैं समझता हूँ जालिमों की हुकूमत, खानदान का कब्जा छुटना चाहिए, और एक फेयर और बिल्कुल फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लोगों के वोट का एहतराम होना चाहिए। और जुर्दू वाली जो असम्बली है, और ये डब्बा असम्बली जो है, ये डब्बा असम्बली जो है, इसका सत्यानाश होना चाहिए, और जुर्दू वाली असम्बली ख़त्म होनी चाहिए, और आवाम की मुंतखब असम्बली होनी चाहिए। अगर ताहिरुल कादरी साहब का, मैं तो सबसे पहले मैंने इमरान खान को कहा कि तेरे साथ जाकर टेंडर। शेख साहब, आप इसको डब्बा और जुर्दू असम्बली कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा मैंडेट मिला है मियां साहब को। हमेशा ऐसे बड़ा ही मैंडेट होता है। जब माजरत के साथ नवाज शरीफ साहब को इतना बड़ा कभी रास ही नहीं आया, इतना बड़ा मैंडेट 2 ताई अक्सरियत का जब भी इन्हें मिला, इनकी गर्दन में सरिया, वो भी इत्तफाक फाउंड्री वाला, और वो उनको झुकने नहीं देता आवाम के मसाइल की तरफ, वो खड़ा रखता है इनको। और जब वो खड़े रहते हैं तो ऐसी प्रोसेस करते हैं। मेट्रो बस 50 अरब रुपए की, ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे 50 अरब रुपए से जी रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है उसकी सारी बिजली ठीक हो सकती है। और एक ऐसी 28 बसें इधर और 28-40 बसें चलाने जा रहे हैं जो पहाड़ी पे चलेंगी मरे की, और मरीड़ के पुल के ऊपर से गुजरेंगी। मेरे मुंह में खाक, जिस दिन ये गिर जाएंगी ना, फिर उसको पता लगेगा इनको कि रात
और ये सारी बसें जमीन पे भी चल सकती हैं, शेख रशीद एक्सप्रेसवे पे भी चल सकती थी। जिद 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 जिद, इनको जिद लेके बैठी है। वो शेख रशीद एक्सप्रेसवे पे 2 अरब रुपए लग चुके पकड़ थे। लिया शेख साहब के आपने कुर्बानी से पहले हुकूमत कुर्बानी करवानी है, उसके बाद कौन सा बकरा तैयार होगा, क्या सिस्टम आएगा? देखिए जी, अभी तो ये सदके का बकरा एक दिया है इन्होंने लाहौर में, और वो वक्त का मसूद महमूद बनेगा इंशाअल्लाह ताला। वक्त आने पे देखें, जब वो समझ गया कि चौधरी इफ्तिखार की ज़रूरत थी तो उसकी ज़रूरत थी। लोग समझते हैं कि इसको मॉडल टाउन की वजह से। मेरी इतलात ये हैं कि पहले ही ये कोल्ड स्टोरेज में लगा हुआ था। आबद शेर अली को जब लाया गया तो ये बड़ा एक सिग्नल था कि अब इसकी कुर्बानी होनी है। ये पहले कोल्ड स्टोरेज में लगा था। वक्त आने पर आप देखेंगे जब हालात बदलेंगे 3-4 महीने बाद राना सनाउल्लाह ही आपको टीवी पे नज़र आएगा, शेख रशीद नहीं नज़र आएगा। उस वक्त हम किसी और कामों में होंगे। उस वक्त राना सनाउल्लाह आप कौन से काम में होंगे शेख साहब? आप कौन से काम में होंगे? मैं कोई नेकी का ही काम कर रहा हूँ जी, और कौन सा काम कर रहा हूँ। नहीं बता दें शेख साहब, 3-4 महीनों बाद क्या होने जा रहा है, लोग जानना चाहते हैं। बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में इस वक्त। देखें जी, मैंने तो कहा या ये छा जाएंगे, ये हमें फारग कर देंगे, या हमने इनको फारग करना है, या अपना गरेबां चाक या दामन यज़दा का। ये हमारे सियासतदान लगी लिपटी बात करते हैं। ये देखें, ये धीमी धीमी बात करते हैं। ये समझते हैं कि यार मैं तो इस बात का हामी हूँ, या हाथ आसमान पे लगाओ या पाँव ज़मीन पे लगाओ। आज मैंने अभी शीरी को कहा, शीरी देख, या वोट दो इसकी मुखालफत में या इसकी हमायत करो। हाँ। ये नहीं कि हम अब्सटेन कर रहे हैं, हाथ आसमान पे भी लगाओ, पाँव ज़मीन पे भी लगाओ। उसने कहा शेख बात साहब, तो तेरी आप ठीक भी है, अपनी लेकिन सियासत को एक तरह से स्टेक पे लगा रहे हैं, आर या पार। 14 अगस्त के बाद शेख रशीद की सियासत क्या खत्म हो जाएगी अगर हुकूमत खत्म ना हुई तो? देखें, गुजारिश कर्ज करूं, पाकिस्तान में मजीशियन, फिजिशियन, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, जर्नैल, ये मरते दम तक रिटायर नहीं होते। शौकत आद की बड़ी हालत ख़राब थी तो इलेक्शन अनाउंस हो गए तो मैंने देखा उसकी सेहत बड़ी अच्छी हो गई। वो पिंडी NA-55 की जगह पे वो कैंडिडेट लड़ा, असगर अली शाह साहब। मैंने कहा सरदार साहब आपकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। कहता तुझे सियासत में ये राज अभी समझ नहीं आया कि सियासतदान की सेहत सियासत से होती है। इसकी सेहत खुराक से या फ्रूट खाने से नहीं होती। सियासत का ढोल बजा तो सरदार सिकंदर आद जो है, शौकत आद, वो ठीक हो गया। सो हम तो देखें, हमारी सियासत जो है वो ना हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं जी। हमारे लोग सारे ताने देते हैं 1 सीटर। मैं कहता हूँ हाँ मैं हूँ, मैं 1 सीटर जो है आपको बता रहा हूँ कि सियासत जो है इंशाल्लाह जेन्युइन पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल वर्कर क्या होता है, और दौलत के सहारे पे आए सरमायादार और जागीरदार क्या होते हैं। ये अपनी औलाद को तैयार कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन जाने ये अपनी औलाद के लिए अज़ाब पैदा कर रहे 14 हैं। अगस्त के बाद गवर्नमेंट नहीं जाती, कोई कुर्बानी नहीं होती, तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? फिर अगली कुर्बानी के लिए बकरा पालेंगे जी, छोड़ना तो नहीं है। कौन सा बकरा कसाई पालेंगे? की छुरी कौन सी तेज है। कुर्बानी का? कसाई अच्छा। की छुरी तेज है जुल्म के खिलाफ, इन लुटेरों के खिलाफ। देखो बकरा तो वो सिंबल बन गया है ना। ये कसाई वो किसे लोग कह रहे देखें, हैं? ये कसाई किसे कह रहे हैं आप? ये कसाई आप किसे कह रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट को तो नहीं कह रहे खुदा ना खास्ता? सारी बातें समझ से तल्लक रखती हैं। मैं आम आदमी से मुखातिब ही नहीं होता, बेवकूफ़ों का मैं लीडर ही नहीं हूँ। मैं तो लीडर हूँ जीनियस लोगों का, जिनको समझ है, जो समझते हैं कि भाई बाल टपा खा रही है या नहीं खा रही है, वो जो समझते हैं लाइन एंड लेंथ ठीक है या नहीं है। अब देखें मेरे में तो मैं खुद ये कहता हूँ, इनको क्या तकलीफ है आज प्राइम मिनिस्टर साहब को, आज भी देखें उनमें क्या तजब्जब और क्या तकलीफ। दरअसल इनको पता है कि इस मुल्क में एक ही आदमी है शेख रशीद, जो इनके मुंह में, इनके मुंह के सामने, इनकी आंखों में आंखें डाल के सच बात करता है। जब मैं ये कहता हूँ कि जनाब वो वजीर दाखिला का इश्तहार है गुमशुदा, तो उठ के चले जाते हैं। वो बताओ भाई वजीर दाखिला है, ये बिल पेश करना है उसने। भाई वजीर दाखिला जो है बीमार है, इस्तीफा दे गया, घर में है, बाहर है। कल शहबाज शरीफ उसके पास इतनी देर बैठे रहे। एक अखबार ने आज फ्रंट पेज पे स्टोरी कोट की है। और इस असम्बली को भी तो बताओ, जा रहा है, रह रहा है, नहीं रह रहा। जब मैंने ये कहा तो बड़ी तकलीफ हो गई लोगों को। मैंने क्या बुरा कहा कि एक इस मुल्क के शदीद तरीन क्राइसिस में जिस आदमी ने ये तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल की तैयारी की, वो पिछले 2 माह से गायब है। उसकी इश्तहार गुमशुदगी का मैंने आज इश्तहार दिया कौमी असम्बली में कि जहां आओ वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। और अच्छा, अब पाकिस्तान के हालात आप देखें छोड़ दें जी।
वजीर दाखिला साहब को आप एक तरफ छोड़ दें, ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसा क्या बुरा किया है कि आप उनके कुर्बानी पे उतर आए? मैं सियासी कुर्बानी अल्लाह ना करे, मैं उनका कोई वो मेरे वो भाई हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भी भाई थे, वो मेरे बरादर यूसुफ हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मैं कोई उनकी खुदा ना खास्ता ऐसी कुर्बानी नहीं कहता। नहीं, मैं आप उनके लिए बरादर यूसुफ तो नहीं साबित होंगे? देखिए मेरे साथ तो उनका सलूक ऐसा ही है, लेकिन मैं उनके साथ सियासी सलूक की बात कर रहा हूँ कि ये नाकाम लोग हैं। आप उन्हें किसी कुएं में डाल देंगे शेख साहब? नहीं जी, हमने क्यों डालना कुएं में? हमें तो ये चाहते हैं कि गरीब को कुएं से निकाल दो बस। ये लोड शेडिंग का मारा, ये महंगाई का मारा, ये गुर्बत का मारा, ये बेरोजगारी, आप यकीन जा रहे हैं मेरे शहर में इतनी पर्चियां आना शुरू हो गई हैं कि शहरी कह रहे हैं शेख रशीद बताओ अब तुम्हारे हल्के में रहें या ना रहें। और मैं लाहौर गया हूँ, लाहौर में भी लोग कहते हैं कि शेख रशीद अब, और मैं ऐसे लोग 9-9 10-10 लाख रुपया दे गए हैं। शेख साहब ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल लोड शेडिंग के बारे में आपसे कर लूं। लोड शेडिंग पिछले 5 साल में भी थी, पिछले 5 साल भी आप तारीखें देते रहे गवर्नमेंट के जाने की, लेकिन वो गई नहीं, लोड शेडिंग पर भी नहीं गई। सही, अभी बता दूं या वक्फे के बाद? नहीं, अभी बता दें। देखें, गुजारिश ये है, पिछली दफ़ा तो नवाज शरीफ उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, इसीलिए इन्होंने कहा पेट चाक के निकालेंगे 5 महीने। इस दफ़ा आसिफ जरदारी उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। कल वो सरे महल बेचने गया, ये वही सरे महल है जिसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन नवाज शरीफ साहब ने मुझे दी थी और मैंने क़यामत खड़ी कर दी थी, और ख़ुद मैं 8 साल कैद लेके बावलपुर चला गया था। इतना मैंने शोर डाला कि मुझे 8 साल कैद हो गई दहशत गर्दी में। केस पीछे सिर्फ सरे महल का था, जो सारे डॉक्यूमेंट नवाज शरीफ साहब ने मुझे दिए थे। अब मसला ये है कि ये इनसे कुछ डिलीवर नहीं हो रहा। ये नंदीपुर का 100 मेगावाट 4 दफ़ा ड्रिप हो चुका है जी। ये 12 इंजनों में से 4 इंजन, क्योंकि ये डंगफंग बेईमान कंपनी है, ये सारी कमीशन एजेंटी के केस हैं। ये स्वीडन और यूरोप और उस तरफ से क्यों नहीं आ रहे मुकाबले में, क्योंकि कमीशन इस तरफ है अरबों। इनको देखें, पीपल्स पार्टी रिटेलर चोर थी, वो रिटेलर चोर थे, ये होलसेलर है। इनको समझ है कि फ्रिज में लगा, जहां तवाई नाई की मीटिंग होगी, जहां पेट्रोल की रशीद अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिटेलर चोर थी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट सेलर चोर है। मजीद बात करेंगे ऑपरेशन क्या होगा सियासी गवर्नमेंट का भी, और जो फौजी ऑपरेशन चल रहा है इसके बाद क्या मुस्तकबिल बनेगा, ये सब बात करेंगे ब्रेक के बाद न्यूज़ आवर के साथ। वेलकम बैक टू न्यूज आवर। आज का स्पेशल प्रोग्राम है शेख रशीद अहमद के साथ, खट्टी मीठी गपशप लग रही है, सियासी सूरत हाल का तजिया किया जा रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले शेख साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो परचून चोर है और नवाज लीग की जो गवर्नमेंट है वो थोक चोर है, होल सेलर में चोरी करती है। अच्छा, इन चोरों का अब आप इलाज कैसे करेंगे शेख साहब? लॉन्ग मार्च के जरिए इलाज कर लेंगे? देखें जी, जुस्तजू है, जिद्दोजहद है, इस असम्बलियों से तो नहीं, इस कानून से जो आज धांधली की जमहूरियत है, कल भी ये धांधली की जमहूरियत। सारे लोग कहते हैं जमहूरियत को, आप भी सारी एंकर ये कहते, और बाढ़ में जाए ऐसी जमहूरियत जिसमें एक खानदान का कब्जा है और अपोजिशन में भी खानदान है और हुकूमतों में भी खानदान है। जेन्युइन जमहूरियत चाहिए। हम ये नहीं कहते फौज आ जाए, फौजी हल है। हमें बात सुने ना, मेरी बात सुने, हम ये नहीं कहते कि फौज आए, बिल्कुल नहीं आए, लेकिन इस मुल्क में जो धांधली हुई है, जो डाका डला है जमहूरियत पर, जो जमहूरियत के डकैत हैं जिनकी सारी ट्रेनिंग फौजी कैंपों में हुई है, जो लोगों को ताना देते हैं कि फौज ऐसा करेगी। आप नवाज शरीफ की सियासत देखें, उसकी बुनियाद में फौज है। 14 अगस्त के बाद आपकी नजर में मार्शल लॉ नहीं लगने वाला ना? नहीं लग सकता। मार्शल लॉ क्यों लगेगा जी? मास्टर लाल की कोई जरूरत नहीं है। लोग अपने फैसले और अपना हक खुद मांगेंगे, और अगर इन्होंने नाजायज की, ज्यादती की, तो उसकी सजा भी ये भुगतेंगे। मसूद महमूद इनके खानदान में, इनकी सफों में पैदा हो चुका है। मॉडल टाउन के बाद मसूद महमूद पैदा हो चुका है। किस सियासतदान की बुनियाद में फौज नहीं है, जनरली बात की जाए तो? देखें, किस सियासतदान के, बिल्कुल आप ठीक कहती है। मोस्टली हमने भी मुशर्रफ का साथ दिया। आप अगर कहना चाहते हैं तो हमने तो 2-2 3-3 दफा वजारतें करके दिया।
लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो जो पहला इलेक्शन बगैर फौज के लड़ा ग्वाल मंडी में, नेटिव प्लेस में, उनकी जमानत जब्त हुई तहरीके इस्तकलाल की सीट से, तहरीके इस्तकलाल की सीट से, इसी ग्वाल मंडी में जहां से वो वजीर आजम बने हैं। और आज मैंने कौमी असम्बली में मलक परवेज को पूछा, आज मैं रोजे से हूँ, मैंने कहा मलक परवेज तूने पिछली दफा कितनी वोटें दी थी? उसने कहा 26, 27, 28। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपका, अगर मलक परवेज सुन भी रहा हो लाहौर के एमएनए, अभी मैंने चेक करना है, इसमें भी मुझे शक है। उन्होंने मुझे कहा 26-27 हज़ार से मैं एमएनए बना था। आप मुझे बताएं, अच्छा। जहां का एमएनए उसी सीट से पिछले इलेक्शन में 26,000 वोट लेता है और इस दफा 1.5 लाख वोट देता है, ये और उसका लीडर। अच्छा, ये धांधली किसने करवाई? ये धांधली किसने करवाई और इसमें क्या एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था? धांधली किसने करवाई शेख साहब? उसके बगैर तो हो नहीं सकती, उसके बगैर तो हो नहीं सकती एस्टैब्लिशमेंट के बगैर। अगर इमरान खान कहे ना कहे, मैं तो ये कहने की जुर्रत करता हूं कि देखें, पहले जो था ये जुडिशरी और इसमें कैमरा नहीं था, अब 2 इजाफे हो गए। फेयर काम होना है तो कैमरा और जुडिशरी का फेयर होना जरूरी है। फेयर काम नहीं होना, उसमें भी कैमरे का और जुडिशरी का होना जरूरी है। सो ये क्या बात हुई जो इमरान खान कह रहा है कि उसको जवाब दो, तो 14 अगस्त से पहले ये दे जवाब, और यकीनन ना उनके पास जवाब है ना इमरान खान ऐसे फैसले से रुक सकता है। अगर वो रुकेगा तो शेख साहब, आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की शमूलियत के बगैर धांधली हो ही नहीं सकती, तो अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इस गवर्नमेंट को जितवाया है तो इस गवर्नमेंट को गिरवाएगी क्यों? एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी डे इज नॉट संडे। मैं ये नहीं कहता कि इसको गिराए और गिरवाएगी क्यों। हर आदमी अपना पसंद का आदमी लेके आता है। मूसा जो है वो फिरौन के घर में पलता है, ये इस्लाम की तारीख है कि मूसा जो है वो फिरौन के घर में पलता है। और बड़े लोग नाजों और नखरों से जब लाते हैं, और देखें जब औलाद को कहते हैं कि दरबारों से, तावीज़ों से और दुआओं से लेते हैं, जब वो उसका नाखलफ हो जाता है, उसके इशारे पे नहीं चलता, तो फिर उसको आग कर देते हैं। मैं अभी सारे तबसरे करूँगा 14 अगस्त से पहले, 1 अगस्त से लेके। और तो क्या वजह है कि फौज एस्टैब्लिशमेंट आग करने पे आ गई है नवाज लीग को, हुकूमत से? क्या वजह? देखें, वो नवाज शरीफ को आग करती है ये नहीं करती है, इसके करतूत ऐसे हैं कि उन्होंने काटा मारा हुआ इसकी तस्वीर पे फौज ने। देखें, पहले इसने कौन से करतूत है मुशर्रफ? हैं जी, क्या बोले? कौन से करतूत है? मुशर्रफ का मामला एक मामला तो नहीं है ना इनका। देखें, ये सारे मामले मजबूरी के तहत हो रहे हैं। इस वक्त ये फौज के साथ नथी हुए हैं। इस वक्त ये फौज की एक लाइन और लेंथ है। ये कितने दिन तक है, आगे जाके कितना पार्ट है, मेरे हिसाब से पार्ट ही पार्ट है। और फौज के अंदर जो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो रिजर्वेशन है। उन्होंने नवाज शरीफ की फ़ोटो पे कांटा लगाया हुआ है। अगर कांटा मटा दें थोड़े दिनों तक के लिए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने सोचा था वैसा हुआ। अच्छा, मुशर्रफ की तस्वीर पे अगर टिक मार्क लग जाए बाहर जाने का, तो मियां साहब की तस्वीर पर टिक मार्क लगा देगी फौज? मेरा नहीं ख्याल अब मुशर्रफ को केस रह गया है। फौज ने काफ़ी कोशिश कर ली है, वो भी थक गए हैं और मुशर्रफ भी थक गया है। अब बेहतर है इसी तनख्वाह पे मुशर्रफ साहब भी यही रहे। उनको बड़ा समझाया लोगों ने कि मत आओ मत आओ। उनका ख्याल था कि यहाँ कराची में 70 लाख लोग उनका इस्तकबाल कर रहे होंगे, और वो सारे लोग जिन्होंने कमिटमेंट की थी वो निकल गए। हमने तो उनको जब किसी के ज़रिए उन्होंने पूछा तो हमने कहा मत आए, ख़राब होंगे। काफ़ी आपने इज़्ज़त से हुक्मरानी कर ली है, कम से कम आप पे करप्शन का केस नहीं लगा। वरना इस मुल्क में जिस पे करप्शन का केस लगता है वो विक्ट्री लगाते हैं। आप देखें, अदालतों से निकलते हैं एहतसाब कोर्ट से तो विक्ट्रियाँ बनी होती हैं। बाबा तुम विक्ट्री का निशान किस बात? अच्छा, जोर और दूसरा जोर। जी, अच्छा शेख साहब, आपने कहा कि शिमाली वजीरिस्तान ऑपरेशन पे जो लाइन लेंथ एक लग रही है गवर्नमेंट और आर्मी की, वो टेम्पररी है, कुछ दिनों के लिए। तो आप लोग भी तो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, उस वक्त तक ऑपरेशन ज़रबेयाज़ शायद चलता रहे, शायद खत्म हो जाए। तो क्या आप लोगों की लाइन एंड लेंथ आर्मी से डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही है? हो रही होगी, यकीनन हो रही है, और मुझे पूरा यकीन है। लेकिन हम कोई मेजर नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। हम समझते हैं कि इनके दौर में जो सारी फिगरिंग गलत डॉक्यूमेंटेशन देने वाले, ये बजट बनाने वाले और इंडिया के आगे 90 के जाविये से लेटने वाले लोग इस मुल्क की हुक्मरानी के काबिल नहीं है। और जो कुछ इन्होंने मॉडल टाउन में किया है, मैं समझता हूँ उसके बाद तो बिल्कुल ही इनका राइट ख़त्म हो गया। बाकी फ़ौज की अपनी स्ट्रेटजियाँ बदलती रहती है, कभी ठीक होती है, कभी ज़रूरी नहीं कि वो नवाज शरीफ से खफा है तो हमसे राज़ी है।
उनका अपना एक मास्टरमाइंड हाँ। होगा, मैं नहीं कहता कि उनका क्या मास्टरमाइंड होगा। अच्छा, पिछले दिनों मैंने चौधरी शुजात साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बताया कि आईएसआई को सियासत में मुदाखलत करनी चाहिए। आप भी ऐसा समझते हैं? आईएसआई को सियासत नहीं करनी तो आईबी और स्पेशल ब्रांच नहीं करनी है कि यही सारे लगे रहे हैं। और ये तो इतने गए गुजरे थके हुए हैं कि गो स्पेशल ब्रांच के पास इंफॉर्मेशनें बहुत होती है। इंटरनेशनली सियासत पे आजकल जो इराक में हो रहा है, जो शाम में हो रहा है, जो यूनान में हो रहा है, जो अल्लाह माफ़ी दे अदन इधर हो रहा है सारे, उसमें आईएसआई सियासत नहीं करेगी तो क्या करेगी? वो रेवड़ियाँ बेचेगी। आईएसआई का काम जो है वो मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों पे नज़र रखना है, और उनके आंख और उनकी जुबान अगर बंद हो, उनकी आंखें और कान खुले होने चाहिए। नहीं तो सियासतदान क्या आईएसआई के दुश्मन है कि वो उनमें इंटरफेयर करते रहे? बिल्कुल दुश्मन है। पहले दिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे जनरल भट्ट चाहिए। ये भट्ट जो होते हैं ना सारे, ये हमेशा इसकी जड़ों में बैठे हैं, ज़ियाउद्दीन भट्ट से लेके गुल्लू भट्ट और गुड्डू भट्ट तक। आप देखें भट्टों का बड़ा रोल है नवाज शरीफ की तबाही में, बजाय उनको लाने में भी। पहले दिन नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया कि मुझे जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट। शेख साहब आप खुद भी कश्मीरी हैं। कह रहा सच्ची बात करनी चाहिए ना, मैं उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ था। पहले दिन उन्होंने कहा मुझे आईएसआई में ज़ियाउद्दीन भट्ट चाहिए, वो जनरल अजीज को भेजना चाहते थे। इसी तरह आपने कहा ना, मैं सबूत देना चाहता हूँ आपको, बेनज़ीर ने जनरल कल्लू रिटायर को लगाया। जब रिटायर जनरल कल्लू को लगाया तो सारा काम एमआई से लेना शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल आईएसआई को पाकिस्तान देखें, सियासत ही पाकिस्तान का इस्तेकाम है और पाकिस्तान की तबाही है। वरना ये लोग तो सारे देखें, ये इस मुल्क में नजर नहीं रखनी कि एलएनजी का क्या डील हो रही है। तो शेख साहब जरा साथ में ये भी फरमा दें कि आईएसआई या एस्टैब्लिशमेंट आजकल इमरान खान से नाराज है या बिल्कुल दोस्ती है पक्की वाली? मैं रोजे से हूं, मुझे नहीं पता कि अंदर के हालात क्या है, मुझे इसका नहीं मालूम। अच्छा, मतलब कोई डिस्टर्बेंस, कोई गड़बड़ है? आप मुझे कहेंगी तो मैं पूछ के, मैंने इस सवाल को इस काबिल ही नहीं समझा कि किसी से पूछूं कि आप गुड बुक में हैं, वो आपकी गुड बुक में है या बैड बुक में है। ये मैटर नहीं करता मेरा ख्याल है। इमरान खान एक सियासी हकीकत है और उसने अपनी 28 साल जद्दोजहद से अपने आप को मनवाया है और एक बड़ी यंग फॉलोअरशिप उसके साथ है और उसके साथ हाथ हुआ है। उस हाथ को उस दोस्तानों से निजात दिलाने के लिए और वो दोस्ताने पहने हाथों को बेनकाब करने के लिए वो 14 अगस्त को निकल रहा है। अवामी मुस्लिम लीग और शेख रशीद उसके साथ होंगे। ठीक है, आईएसआई भी सियासी हकीकत, इमरान खान को भी आप सियासी हकीकत समझते हैं। जरा एक और सियासी हकीकत पर से पर्दा उठा दीजिएगा। कुछ आखिरी दो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक कादरी साहब के बारे में कि एफआईए उनके असासों की छानबीन कर रही है, तो क्या ये उनकी तहकीकात असासों की खोली जा रही हैं ताकि कादरी साहब का मुंह बंद हो जाए? देखें ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा करें। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा फोर्स डॉक्यूमेंट देने वाला इसहाक डार अदालत में 160 का बयान दे गया है कि मैं नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग करता था, ये लोगों के जरिए मैंने पैसे मंगवाए, इसको पैसे दिए। आप काश उसकी स्टेटमेंट पढ़ें और एक इंग्लिश अखबार में पूरी वो छपी भी हुई है। जिस मुल्क का दुनिया में वाहिद केस है और इनका रिश्तेदार है, पता नहीं इसको रिश्ते में क्या कहते हैं, समधी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि फैमिली मेंबर है इनका, उसने बयान दिया है 160 161 का बयान दिया है कोर्ट में कि हाँ मैं नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस था। आप ऐसे मुल्क में ये तसव्वुर करते हैं कि ताहिरुल कादरी पे ये ट्रायल कर सकेंगे? ये बुज़दिल हैं, डराते हैं, फिर खुद डर जाते हैं। अब ये शेर हुए हैं, हकीकी सर्कस का शेर जो है ना, अब वो जंगल का शेर बना है मॉडल टाउन में, और जब जंगल का शेर बनता है सर्कस का शेर तो उसके दांत भी गिर जाते हैं और दुम भी गिर जाती है और फिर उसके साथ वही होता है जो शेर का अंजाम होता है। शेख साहब एक आखिरी सवाल, शेख साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने यकीनन खबर पढ़ी होगी, सुनी होगी, डीजी आईएसपीआर साबिका मेजर जनरल अतर अब्बास साहब ने कियानी साहब पे तनकीद की और कहा कि ऑपरेशन का फैसला बड़ा पहले हो गया था, कियानी साहब नहीं करना चाह रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पे? देखें डीजी अतर अब्बास साहब जनरल, देखें उनकी प्रमोशन नहीं हुई जब, तो वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता थे, लेकिन उनकी बात में आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते वज़न नहीं था या वज़न नहीं है। और वो मीडिया हाउस है पूरा, 4 भाई हैं, चारों के चारों मीडिया को हेड करते हैं और वो ख़ुद भी अब किसी मीडिया को हेड करेंगे इस बयान के बाद। और आप मेरा ख्याल है जनरल कियानी और अतर अब्बास के मसले में मुझे ना उलझाएं, लेकिन उनकी बात को बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता, उनकी बातों को बिल्कुल बेवज़न समझ कर नहीं फेंका जा सकता। और लेकिन ये भी बात ज़हन में रखे
कि जनरल अतर अब्बास दिल बर्दाश्ता थे कि वो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बने। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब न्यूज़ आवर को टाइम देने के लिए। शेख साहब कहते हैं कि मेजर जनरल अतर अब्बास लेफ्टिनेंट जनरल बनना चाहते थे, कियानी साहब से दिल बर्दाश्ता थे, इसलिए अब उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं। शेख साहब ये भी मानते हैं कि ISI को सियासत में किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन इस बात से वो पहलू बचा गए कि लॉन्ग मार्च की हिमायत ISI की तरफ से कितनी की जा रही है। और वो ये कहते हैं कि अगले 3-4 महीनों में नवाज हुकूमत का काम तमाम हो जाएगा और उनकी जगह वो खुद कोई नेकी का काम कर रहे होंगे। न्यूज़ आवर देखने का बहुत शुक्रिया।